हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का सेक्शन डी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ पे चूज करना है, सिलेक्ट करना है जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उसको। तो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चन है, तो चलिए वन बाय वन इनको पढ़ के और समझते हैं। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है द लेसन हीज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो लेसन है, जो एक चैप्टर है आपका आपके सिलेबस में, जिसका नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि हीज यानी उसकी, फर्स्ट यानी कि पहली, फ्लाइट यानी कि उड़ान। तो जो हीज फर्स्ट फ्लाइट नाम से जो चैप्टर है वो इज अबाउट अ, किसके बारे में है? अबाउट यानी होता है बारे में। तो ये जो चैप्टर है हीज फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है? तो इसका आंसर है सीगल। तो सीगल क्या होता है? एक बर्ड है, एक पक्षी का नाम है, ठीक है, एक बर्ड होता है बेसिकली। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो ये यहाँ पे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा सीगल, ठीक है, सीगल के बारे में ये चैप्टर था। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा विच एकम्पनीज द मैरिज गिफ्ट। तो इसका मतलब है कि गोवा में, ठीक है, गोवा एक शहर का नाम है। तो जो गोवा है, गोवा में जब कहीं शादी होती है, मैरिज होती है, तो मैरिज में गिफ्ट के साथ, एक कंपनी यानी कि उसके साथ, तो गोवा में शादी के गिफ्ट के साथ जो एक स्वीट ब्रेड, ठीक है, मीठी ब्रेड दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है? इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इसका आंसर है BOL, बॉल, ठीक है। तो जो स्वीट ब्रेड दिया जाता है उसको किस नाम से बुलाया जाता है? तो वहां पे बोल बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है Who assigned Annie an essay on the subject a chatterbox। तो इस क्वेश्चन का मतलब है who यानी कि कौन या किसने एनी को असाइन किया था, यानी कि दिया था एक ऐसे लिखने के लिए, एक निबंध लिखने के लिए। कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे? तो वो था अ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स यानी क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा चैटरिंग करता है, यानी कि बातचीत करता है, रुकता ही नहीं है, लगातार बातूनी बोल सकते हैं उसको, जो बातें ही करते रहता है, ठीक है। तो अ चैटरबॉक्स पे एनी को निबंध लिखने के लिए किसने दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिस्टर कीजिंग। तो मिस्टर कीजिंग जो है वो एक टीचर थे, प्रोफेसर थे उसके स्कूल के। उन्होंने एनी को अ चैटरबॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। तो इसका मतलब है जो वुमेन है, जो लेडीज थी, जो कि कहाँ पे थी? कंट्रोल सेंटर में थी। एक प्लेस का नाम है कंट्रोल सेंटर। तो उस कंट्रोल सेंटर के अंदर एक औरत थी, वुमेन थी, जो कि लुक्ड यानी कि देख रही थी नरेटर को। नरेटर यानी कि जिसने इस चैप्टर को लिखा है, या नरेटर को आप वर्णन करता, ठीक है, जिसने उस चैप्टर को वर्णन किया, एक्सप्लेन किया है, तो उसको बोलते हैं नरेटर। तो नरेटर की तरफ वो औरत देख रही थी। कैसे देख रही थी? तो इसका आंसर है स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली यानी क्या होता है? बहुत अजीब तरीके से, ठीक है। तो जो औरत है वो नरेटर की तरफ बहुत अजीब तरीके से, स्ट्रेंजली तरीके से वो उसको देख रही थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 10 में यहाँ पे 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो सबसे पहले कवर करते हैं हम सेक्शन ए को। तो सेक्शन ए में क्या बोला गया है क्वेश्चन 10 के ए क्वेश्चन में कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट यानी क्या होता है? एक चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में से कोई एक पैराग्राफ उठाया गया है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। तो इसको आपको केयरफुल यानी कि बहुत ही ध्यान से रीड करना है, पढ़ना है, और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनके आपको आंसर यहाँ पे लिख करके बताना है, यानी कि टिक करना है। बेसिकली यहाँ पे MCQs दिए हुए। तो चलिए पहले इस पैसेज को, एक्सट्रैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बोला गया है फॉलोइंग संडे, यानी कि जो अगला संडे था, उस अगले संडे पे जो लेंचो है, ठीक है, लेंचो एक इंसान का नाम है, वो केम यानी कि आया था, अबिट यानी कि थोड़ा सा, अर्लियर यानी कि जल्दी, देन यूजुअल, यूजुअल यानी कि जो हमेशा जब वो आता था जिस समय पे, उससे थोड़ा सा वो जल्दी आया था। क्यों आया था? टू आस्क, आस्क यानी कि पूछने के लिए आया था कि क्या अगर देयर वॉज, वहां पे कोई एक लेटर, एक पत्र आया है क्या, फॉर हिम यानी कि उसके लिए। तो अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया था हमेशा से, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। तो वहां पे जो पोस्टमैन था, ठीक है, डाकिया जिसको हम बोलते हैं, वो खुद हिमसेल्फ यानी वो खुद ही था वहां पे, जिसने फिर वो लेटर जो है उस लेंचो को हैंडेड किया, यानी कि दे दिया, ठीक है। तो पोस्टमैन ने खुद से उसने वो लेटर उस लेंचो को दे दिया, वाइल यानी कि जबकि जो पोस्ट मास्टर था, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो मेन हेड होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मास्टर,
तो जो खुद वो पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन की बात नहीं कर रहे, पोस्टमैन अलग होता है, वो डाकिया होता है, और पोस्ट मास्टर जो है वो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, ठीक है, मेन होता है। तो जो पोस्ट मास्टर है वो एक्सपीरियंस कर पा रहा था, अनुभव कर पा रहा था कंटेंटमेंट को, यानी कि संतोष को। संतोष क्या होता है? संतुष्टि। जब आदमी को एक रिलैक्सेशन फील होता है कि जब उसने कोई अच्छा काम किया होता है तो बहुत मन को सुकून मिलता है। तो कंटेंटमेंट यानी कि संतोष मिलना, यानी कि सुकून मिलना। तो वो एक सुकून को अनुभव कर पा रहे थे, एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, क्योंकि उस पोस्ट मास्टर ने परफॉर्म किया था, यानी कि किया था क्या? एक गुड डीड। गुड डीड यानी कि एक अच्छा काम किया था, और वो ये सब चीज़ें जो है वो देख रहा था कि लेंचो आया है, पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया है। वो कहाँ से देख रहा था? वो अपने ऑफिस से, ठीक है, वो अपने ऑफिस से ये सब चीज़ें देख रहा था। तो क्यों पोस्ट मास्टर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था संतोषजनक? आपको ये पूरा चैप्टर पता होगा तो आपको पता होगा कि लेंचो ने एक लेटर लिखा था भगवान को कि उसको 100 पेसोस चाहिए। पेसोस बेसिकली एक करेंसी होता है, जैसे कि इंडियन में रुपीज़ होता है, ऐसे ही मेक्सिकन में एक पेसोस होता है, वहाँ की करेंसी है। तो उसने भगवान को लेटर लिखा था कि मेरे को नुकसान हो गई मेरी खेती किसानी को, तो मेरे को आपकी वजह से नुकसान हुआ है, तो 100 पेसोस भेजिए। तो अब भगवान तो होता नहीं है, मतलब भगवान होते हैं बट वो लेटर जाएगा कहाँ? तो पोस्ट मास्टर ने वो लेटर ओपन करके पढ़ा था, तो वहीं से कलेक्शन करके उन्होंने उसको 70 पेसोस जो है वो कलेक्ट हुआ था, तो वो वापस से उसी लेटर के जरिए वो देते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था, इसलिए उनको कंटेनमेंट यानी कि बड़ा सुकून वाला अनुभव हो रहा था। वहीं पे अगर हम लेंचो के रिएक्शन की बात करते हैं तो वो थोड़े से भी, स्लाइटेस्ट यानी कि थोड़ा सा भी सरप्राइज जो है वो नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको पता था कि भगवान होते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया कि लेंचो ने नहीं दिखाया थोड़ा सा भी सरप्राइज जब उन्होंने देखे कि उस लेटर के अंदर पैसे भेजे हैं भगवान ने। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास था भगवान पे कि भगवान जो है उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो जो लेंचो था वो बिकेम एंग्री, यानी कि गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जब उन्होंने काउंट किए, पैसों को गिने तो पैसे थोड़े से कम थे। उन्होंने 100 पेसोस मांगे थे, उनको 70 पेसोस ही मिले थे। तब वो सोचते हैं कि जो भगवान है वो इतनी बड़ी गलती जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको ये भी विश्वास था एक तो भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो लेंचो की जो ये डिमांड थी, जो रिक्वेस्ट थी, जो उन्हें रिक्वेस्ट की थी 100 पेसोस की, वो उनको डिनाई भी नहीं कर सकते थे, भगवान मना भी नहीं कर सकते थे। तो ये सोचते कि जो बीच के 30 पेसों से शायद ये पोस्ट मास्टर वगैरह ने खा लिए होंगे, वो इस तरीके से सोचते हैं। तो ये था चैप्टर का बेस। अब चलिए क्वेश्चन एंड आंसर को समझते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है हु हैड कम अप विद द आइडिया ऑफ कलेक्टिंग मनी। हु यानी कि कौन था जिसने ये आइडिया लगाया, या कौन था जिसको ये आइडिया कम अप यानी कि आया था कि वो पैसों को कलेक्ट करते, जमा करते हैं और वो इस लेंचो को मदद के रूप में देंगे। तो ये आइडिया था पोस्ट मास्टर का। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर के माइंड में ये आइडिया आया था कि हम पैसे जमा करते हैं और लेंचो को दे देते हैं। क्लियर है। इसी के बी क्वेश्चन में बोला गया है लेंचो वॉज एंग्री टू सी द ब्लैंक मनी। तो जो लेंचो है, ठीक है, वो एंग्री था, गुस्सा था। तो कब गुस्सा हुआ? जब उन्होंने देखा कि जो पैसे थे, जो मनी थे, वो लेस थे। लेस यानी कि कम थे। तो इसलिए आंसर विल बी थर्ड, लेस, कि कम पैसे थे। तो कम पैसे देख करके लेंचो को बेसिकली एंग्री यानी कि गुस्सा आ जाता है। क्लियर है। इसी के सी ऑप्शन में क्या बोला गया है कि इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो आस्क्ड फॉर, कि लेंचो ने उसके लेटर में भगवान से आस्क्ड फॉर यानी कि बोले थे, कितने रुपए की मांग की थी। तो इसका आंसर है 100 पेसोस, राइट। तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी 100 पेसोस की 100 पेसोस की डिमांड किया था लेंचो ने भगवान से उस लेटर के अंदर। तो ये था क्वेश्चन 10 का ए पार्ट। अब चलिए देखते हैं बी पार्ट। तो 10 के बी क्वेश्चन में बोला गया है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें भी सेम वही बोला गया कि एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको आपको केयरफुली, बड़ी सावधानी से इसको रीड करना है, और फिर जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आपको आंसर पढ़ के बताना है। तो चलिए पहले इस एक्सट्रैक्ट को समझते हैं, इसका मतलब क्या है, देन उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली एक पोएम के ऊपर बेस्ड है। तो पहले थोड़ा सा लाइन को पढ़ के समझते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो जो बॉय है, जो लड़का है, वो नाउ यानी कि अभी कैसा है, और ये उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसकी जो बॉल थी वो अब वो लॉस्ट यानी गुम कर चुका है, यानी कि उसके पास से जो बॉल थी वो गुम हो गई है। तो अब वो लड़का कैसा है। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है व्हाट इज ही टू डू आई सॉ इट गो, यानी कि अब वह टू डू यानी करेगा।
तो वह क्या करना चाह रहा है या वो क्या करेगा। लेकिन जब मैंने आई यानी कि मैंने उसको सॉ यानी कि देखा तो वो गो यानी कि जाने लगा। कैसे जा रहा था? मेरीली बाउंसिंग यानी कि मस्ती में उछलते हुए कूदते हुए वो डाउन द स्ट्रीट यानी कि गली से रोड से वो जाने लगा वहां से। और वो मेरी यानी कि उछलते हुए कूदते हुए वहां से जो है वो पानी की तरफ जाने लगा। इट इज इन द वाटर, तो पानी की तरफ जो है वो वहां से जाने लगा। तो नो यूज टू से यानी कि बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नो यानी कि नहीं, यूज यानी कि जरूरत नहीं है, टू से कुछ भी बोलने के लिए ऐसा बोलने का कोई फायदा भी नहीं है कि ओ देर आर अदर बॉल्स, कि सुनो, है ना। ओ यानी कि अरे सुनो, कि देयर यानी कि यहाँ पे अदर बॉल्स भी है, दूसरे बॉल्स भी है, ऐसा बोलने का फायदा ही नहीं, क्योंकि वो इमीडिएटली वहां से चले गया, उछलते हुए कूदते हुए वहां से निकल गया। ठीक है, तो इतना सिंपल सा ये पोएम था। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर आंसर भी हम आपको समझाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट हैज हैपन टू द बॉय। व्हाट यानी कि क्या, हैपन यानी कि हुआ था, टू द बॉय यानी कि उस लड़के को, उस लड़के को क्या हुआ था। तो आंसर है इसका थर्ड, द बॉय वॉज सैड। ठीक है, जो लड़का था वो सैड था, उदास था, क्योंकि उसकी जो बॉल थी वो बॉल गुम हो चुकी थी। क्लियर है। सेकेंड बी वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वर्ड मीन्स द सेम एज मेरीली, कि विच यानी कौन सा वर्ड यानी कि शब्द है जिसका मतलब सेम वही है जैसे कि मेरीली। मेरीली यानी कि उछलते हुए, मस्ती में कूदते हुए, ठीक है, इसको बोलते हैं मेरीली। तो मेरीली जैसा ही मीनिंग इसमें से कौन से वर्ड का है, तो इसका आंसर है जोवियली, थर्ड वाला। तो जोवियली का मतलब क्या होता है, वही उछलते हुए, मस्ती में कूदते हुए, उसको बोलते हैं मेरीली या फिर जोवियली। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। सी क्वेश्चन में बोला गया है, द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज इन द ब्लैंक। तो इसका मतलब है द बॉय, जो लड़का था, उसने लॉस्ट कर दिया था, गुम कर दिया था उसकी बॉल। ठीक है, और ये जो बॉल थी वो इज इन द थी, किसके अंदर चले गया था वो बॉल, तो आंसर विल बी द वाटर। वाटर के अंदर वो बॉल जो है पानी के अंदर चले गई थी, इसलिए वो लड़का खुद भी पानी की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो लड़का है वो अपनी बॉल कहाँ गुम कर बैठा था, पानी के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 10 का बी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसके आंसर आपको लगभग अबाउट यानी कि लगभग 30 वर्ड्स में लिखना है। तो कोई 6 एग्जाम में करने होंगे, पर फिलहाल यहाँ पे जो 8 क्वेश्चन है, हम उन 8 के 8 क्वेश्चंस को समझेंगे और उनके आंसर को भी समझेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो इसका मतलब है हु यानी कि कौन या किसमें, जो लेंचो है वो फेथ यानी कि विश्वास रखता था, यानी कि लेंचो का किसमें, ठीक है, विश्वास था। और उसके बाद लेंचो ने व्हाट डिड यानी कि उसने क्या किया, ठीक है, व्हाट डिड ही डू, डू यानी किया, तो क्या उसने फिर किया। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया कि लेंचो का विश्वास किसमें था और फिर उसने क्या किया। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो इसका आंसर यहाँ पे चलिए देखते हैं कि लेंचो हैड फेथ इन गॉड, कि लेंचो को विश्वास है भगवान में। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि लेंचो को किस में विश्वास है, फेथ है, तो लेंचो को भगवान में विश्वास है। फिर उसने क्या किया, तो जो लेंचो है यानी कि उसने डिसाइड किया कि वो राइट करेगा, यानी कि लिखेगा एक लेटर भगवान को। ठीक है, वो एक लेटर लिखेगा भगवान को और वो उन्हें कन्वे करेगा, मनाएगा या बताएगा कि जो उसकी ग्रीवेंस है यानी कि जो शिकायत है, ठीक है, उसकी शिकायत को वो उस लेटर में लिख करके भगवान को भेजेगा या बताएगा। एंड बताने के बाद वो उससे आस्किंग यानी कि बोलेंगे, मांगेंगे कि उन्हें 100 पेसोस, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि पेसोस क्या होता है, एक मेक्सिकन कंट्री है, ठीक है, मेक्सिको, तो वहाँ की करेंसी को बोलते हैं पेसोस। तो मेक्सिकन करेंसी है पेसोस, तो वो 100 पेसोस की डिमांड रखते हैं, यानी कि आस्किंग यानी कि बोलते हैं कि 100 पेसोस भेजेंगे उसकी क्रॉप के लिए, यानी कि उसकी फसल के लिए, क्योंकि वो खराब हो गई थी और अब उसकी फैमिली के लिए भी वो पैसे चाहिए ताकि हम जीवित रह सके, खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। तो इस तरीके से लेंचो को विश्वास था भगवान में और इसके लिए वो एक लेटर लिखते हैं भगवान को अपनी शिकायत बताते हुए, ग्रीवेंस यानी कि शिकायत, ठीक है, तो शिकायत बताते हुए वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बोलते हैं कि वो 100 पेसोस भेजेंगे उसको, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई है और उसकी फैमिली के लिए उसको अब जरूरत है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, वाई डिडंट वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वोमेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है वाई यानी कि क्यों
जो वल्ली थी वो डिड नॉट यानी कि नहीं, वॉन्ट यानी चाहती थी, वो नहीं चाहती थी मेक फ्रेंड्स दोस्त बनाना, वो भी एल्डरली वोमेन को, यानी कि एल्डरली यानी कि बूढ़ी, वोमेन यानी कि औरत, एक बूढ़ी औरत थी, ठीक है, ओल्ड लेडी थी, वो उसको अपना फ्रेंड बनाना नहीं चाहती थी। कौन? वल्ली। ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखते हैं। वल्ली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन बिकॉज, बिकॉज यानी होता है क्योंकि। तो वल्ली जो है वो नहीं चाहती थी फ्रेंड बनाना उस एल्डरली वुमेन को, बूढ़ी औरत को, बिकॉज क्योंकि वो औरत जो है वो दिखाई देती है रिपल्सिव, रिपल्सिव यानी कि बहुत ज्यादा घृणित, यानी कि बहुत गुस्से वाली, तो वो दिखाई देती बहुत गुस्से वाली महिला। और जो वल्ली है उसको स्मेल यानी कि बदबू आ रही थी उसके मुंह से बीटल नट की, यानी कि पान सुपारी की, ठीक है, बीटल नट यानी कि पान सुपारी होता है, तो उसके मुंह से पान सुपारी की बदबू भी आ रही थी वल्ली को। उसके बाद उसको ये डर भी था कि जो जूस है, जूस यानी कि जो थूक होती है, जो रस होती है पान की, वो कहीं ना कहीं अबाउट टू यानी कि कहीं ना कहीं वो स्पिल यानी कि बाहर अभी फेंकने वाली है, थूकने वाली है, या उसके मुंह से बाहर आ सकती है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम उसके मुंह से थूक जो है वो बाहर आ सकती है। तो जूस यानी कि यहाँ पे थूक की तरफ बोला गया है। और इसके अलावा जो वो ओल्ड लेडी थी वो लुकिंग लाइक यानी कि दिखाई दे रही थी कैसे, एक अनरिफाइंड लेडी, अनरिफाइंड लेडी यानी कि असभ्य महिला, यानी कि बिल्कुल स्टैंडर्ड महिला नहीं दिख रही थी, बहुत ही अजीब तरीके से दिख रही थी। तो अनरिफाइंड बोल सकते हैं, सभ्य नहीं थी, असभ्य थी, अच्छे से नहीं दिख रही थी, इसलिए क्योंकि वो अच्छी भी नहीं दिख रही थी, उसके मुंह के अंदर से पान सुपारी की बदबू भी आ रही थी और वो थोड़ा सा गुस्से में दिख रही थी, और इसके अलावा उसके मुंह से वो थूक कभी भी बाहर आ सकती थी। तो यही कारण थी कि जो वल्ली है वो उस एल्डरली वुमेन को, बूढ़ी महिला को अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो मंडेला जी थे वो थैंक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इंटरनेशनल लीडर्स का, इंटरनेशनल की पूरे दुनिया के महान लीडर्स का वो धन्यवाद कर रहे थे। तो व्हाट डज फॉर, किस लिए वो उन बड़े बड़े या इंटरनेशनल लीडर्स का, विश्व के बड़े बड़े लीडर्स का वो थैंक यू कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये है वो क्वेश्चन, चलिए इसके आंसर को समझते हैं कि जो मंडेला जी हैं वो थैंक्स करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन इंटरनेशनल लीडर्स का, यानी कि जो पूरे देश के जो बड़े बड़े नेता थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उनका। क्यों? क्योंकि फॉर यानी के लिए, कमिंग यानी कि वो आए थे, किस चीज के लिए आए थे? टू टेक पोजीशन, पोजीशन यानी कि साथ देने के लिए आए थे। किनका? विद उनका, उनके साथ, जो कि साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे, नेटिव पीपल यानी कि जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, नेटिव यानी कि जहां वो रहते हैं, लोकल लोग, लोकलाइज पीपल, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनके लिए वो जस्टिस चाहते थे, न्याय चाहते थे। तो क्योंकि उनको न्याय मिले, साउथ अफ्रीका के नेटिव लोगों को न्याय मिले, इसके लिए जो ये इंटरनेशनल लीडर्स थे वो उनका पोजीशन करने के लिए यानी कि साथ देने के लिए वहां पे आए थे। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल लीडर थे और क्या चाहते थे वो, कि वहां पे पीस यानी कि शांति बनी रहे, और इसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी यानी कि ह्यूमन यानी कि इंसानियत या मानव के, डिग्निटी यानी कि मान सम्मान गौरव वैसे का वैसे बना रहे जैसे कि होना चाहिए। तो इन सब में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मंडेला जी हैं वो इंटरनेशनल लीडर्स का धन्यवाद, थैंक यू इसलिए करते हैं क्योंकि वो वहां पे आए थे, साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल है उनके सपोर्ट में या उनका साथ देने के लिए वहां पे आए थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए, और साउथ अफ्रीका में जो पीस है, वो शांति, वो बरकरार रहे, और वहां पे जो इंसान का या इंसानियत का जो मान सम्मान है, इंसानों का जो मान सम्मान है, जो गौरव है, आत्मसम्मान है, वो बना रहे वैसे का वैसे। तो क्योंकि वो वहां पे उनका साथ देने आए थे, इसलिए मंडेला जी उन इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक यू करना चाहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? रीजन क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू अटर बिलोंग्स टू। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, ये जो अटर वर्ड आया है ना, ठीक है, यहाँ ओटर पढ़ते हैं कई लोग इसको, तो जो ये अटर वर्ड है ये किसके लिए आया है? तो ये एक एनिमल होता है उदबिलाव, ठीक है, गूगल आप करेंगे ओटर तो एक एनिमल का फोटो आएगा, उसको हम बोलते हैं ओटर, ठीक है। तो जो अटर है, ये जो एनिमल है वो बिलोंग करता है यानी कि है कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कौन से एनिमल्स के ग्रुप को बिलोंग करता है, यानी कि कौन से जाति का है, बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम बोलेंगे जो उदबिलाव जानवर है वो कौन से समूह से या कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है या रिलेशन रखता है या संबंधित है, ठीक है।
तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये है क्वेश्चन और चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो अटर्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं उदबिलाव, ये एक एनिमल है, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है एक बहुत ही छोटे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को जिसका नाम है मस्टेलिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है कंपेरेटिवली, यानी कि दूसरे एनिमल्स के ग्रुप के कंपेरिजन के हिसाब से बोला गया है। तो अटर जो है वो बिलोंग करता है तुलनात्मक रूप से दूसरे एनिमल के ग्रुप के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत ही छोटा सा ग्रुप है इन एनिमल्स का जिसको हम बोलते हैं मस्टेलिन, ठीक है। एक तरह से इनकी जाति का नाम आप बोल सकते हैं। तो अटर जो है वो बिलोंग करता है मस्टेलिन ग्रुप ऑफ एनिमल्स को। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज इंडियन लीजेंड एसोसिएटेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट यानी कि क्या, इज यानी कि है, ऐसा क्या है इंडियन लीजेंड, यानी कि इंडिया की जो एक लीजेंड है, लीजेंड यानी कि बोल सकते हैं कि एक बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, एक आदर्श वाक्य जो दिया गया था जो कि बहुत फेमस हो गया था उस समय पे। तो इंडिया का ऐसा क्या स्टेटमेंट था जो कि एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है टी के ओरिजिन के लिए, कि चाय कहाँ से आई, ठीक है। चाय का ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि चाय सीन में या पूरे दुनिया में स्टार्ट कैसे हुआ पीना। तो इसके बारे में कौन सी इंडिया का एक बहुत महान वाक्यांश या वाक्य, स्टैंडर्ड वाक्य जो बहुत फेमस हो गया था, वो क्या है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये है क्वेश्चन, चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो एक बहुत ही फेमस एन इंडियन लीजेंड यानी कि बहुत ही फेमस एक इंडियन एक स्टेटमेंट है, एक आदर्श वाक्य दिया गया था कि एक इंसान थे बोद्धि धर्म, ठीक है, जो कि एक एंशियंट बुद्धिस्ट थे, यानी कि बहुत प्राचीन, एंशियंट यानी कि बहुत पुराने, बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध धर्म को मानने वाले एक असेटिक यानी कि तपस्वी थे जो कि तपस्या करते थे, साधु संत थे। उन्होंने अपनी आईलिड्स, आईलिड्स यानी क्या होता है, जो पलकें होती है हमारे आंखों की, ठीक है, उसको बोलते हैं आईलिड्स। तो उन्होंने उन आईलिड्स को कट ऑफ किया था, यानी कि काट दिए थे। क्यों काटे थे? बिकॉज क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन करते थे यानी कि ध्यान करते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे आंख बंद करके, तो उन्हें स्लीपी यानी कि नींद आने लगती थी। वो फील करते थे कि उन्हें नींद आ रही है, ठीक है। तो जब भी वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करने बैठते थे, तो उनको नींद आने लगती थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने आंखों की पलकों को क्या कर दिए थे, कट कर दिए थे, और कट करके उन्होंने उसको जमीन पे फेंक दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, उनकी आईलिड्स की वजह से, आंखों की पलकों की वजह से वहां पे 10 यानी कि 10 टी प्लांट्स यानी कि चाय के पौधे ग्रू आउट यानी कि उग गए थे, ऐसा बोला जाता है। और ये जो लीव्स थी उस प्लांट की, उस पौधे की जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी, ठीक है, इस प्लांट्स की जो पत्तियां थी, उन पत्तियों को जब पुट्टिन यानी कि डाला जाता है गर्म पानी के अंदर और उसको पिया जाता है, तो उसके बाद से जो स्लीप है, जो नींद है, वो भाग जाती है, बैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि उनको नींद आती थी, उन्होंने अपनी आईलिड्स यानी कि पलकों को काट करके जमीन में फेंक दिए, वहां से 10 टी के प्लांट उग गए। तो उन पत्तियों को जब गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उस पानी को पिया जाए, यानी उस चाय को पिया जाए, तो नींद जो है वो भाग जाती है, गायब हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंडियन लीजेंड है जो बहुत फेमस हुआ था उस समय। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वाई वॉज लोमो नॉट एबल टू आंसर प्रॉपरली। तो इस क्वेश्चन का मतलब है वाई यानी कि क्यों, वॉज यानी कि था, लोमो एक इंसान का नाम है। तो लोमो जो है वो प्रॉपरली यानी कि सही तरीके से आंसर देने के लायक बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ठीक है। इन समरी क्वेश्चन ये है कि लोमो क्यों प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रहा था, सही तरीके से आंसर नहीं दे पा रहा था। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये है क्वेश्चन, चलिए समझते हैं इसको आंसर से। लोमो जो है वो थोड़ा सा नर्वस था, बेचैन सा हो रहा था और कंफ्यूज था, यानी कि थोड़ा सा वो कंफ्यूजन की स्टेट में था। क्यों था? क्योंकि जो लोमो था वो नाटल्या को प्रपोज करने जा रहा था, अपने प्यार का इजहार करने जा रहा था। तो यही कारण है कि वह यानी कि लोमो जो है वो सही तरीके से आंसर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, बेचैन था और कंफ्यूज था कि मेरे प्रपोज करने के बाद, प्यार का इजहार करने के बाद नाटल्या का रिएक्शन क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज शी आस्क फॉर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो कीसा गौतमी है, ठीक है, तो कीसा गौतमी जो है उसका जो सन था, बेटा था, वो डाइज यानी मर गया था, ठीक है। तो जब उसका बेटा मर गया था तो वह हाउस टू हाउस यानी कि घर घर जाकर के ऐसी क्या चीज़ है जो आस्क फॉर यानी कि मांगती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कीसा गौतमी का जब बेटा मर जाता है तो वो एक घर से दूसरे घर में जाती है
और वो घर घर जाकर के क्या मांगती है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को समझते हैं कि जब किस्सा गौतमी का बेटा मर जाता है तो वह एक घर से दूसरे घर जाती है ये मांगने के लिए, क्या, मेडिसिन्स यानी कि दवाई मांगने के लिए जाती है, ताकि उसका जो बेटा है वो क्योर हो सके यानी कि ठीक हो सके, जिससे कि उसका इलाज संभव हो सके। तो कुल मिलाकर के किस्सा गौतमी अपने बेटे के मर जाने पर एक घर से दूसरे घर वो दवाई मांगने जाती है जिससे कि उसका बेटा ठीक हो सके। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट यानी कि क्या वो यंग सीगल, सीगल यानी क्या बताया था मैंने, एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है, तो एक छोटा सा पक्षी था यंग सीगल, वो क्या डू यानी करता है उसकी मदर का यानी उसकी मम्मी का अटेंशन यानी कि ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, उनका ध्यान पाने के लिए कि उसकी मम्मी का ध्यान अपने बेटे की तरफ, यंग सीगल की तरफ जाए, उसके लिए वो यंग सीगल क्या करता है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये है क्वेश्चन, चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो जो यंग सीगल है वो गेव्ड करता है यानी कि थोड़ा सा चीखता है, चिल्लाता है, और वो बेग करता है यानी कि रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है उसकी मदर को, अपनी मम्मी को, कि वो उसके लिए ब्रिंग करके आए यानी कि लेकर के आए थोड़ा सा खाना, क्योंकि उसको भूख लगी थी। ठीक है, तो यंग सीगल जो है वो चीखम चिल्ली, ठीक है, चिल्लाने लगता है और निवेदन करने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, भीख मांगने लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर के आओ। लेकिन जब उसकी मदर, ठीक है, जब उसकी मदर स्क्रीम्ड बैक यानी कि वापस उसी के ऊपर चिल्ला देती है, डेरिसिवली यानी कि बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से हंसी उड़ाते हुए उसके ऊपर चिल्ला देती है, तो फिर वो जो यंग सीगल होता है, ठीक है, तो वो यंग सीगल जो है वो बहुत ही प्लेंटिवली यानी कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बहुत ही दुख में बार बार केप्ट कॉलिंग यानी कि बार बार बुलाते रहता है अपनी मम्मी को, मम्मी प्लीज मुझे खाना दो। भले उसकी मम्मी उसकी हंसी उड़ा के जाती है, चिल्ला के जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार दुखी होकर के खाने के लिए बुलाते रहता है अपनी मदर को, अपनी मम्मी को। तो मम्मी का ध्यान पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा चीखम चिल्ली करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है और बार बार उन्हें प्यार से बुलाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मुझे खाना दो। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू, यानी कि नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर लिखना है लगभग 30 वर्ड्स में कोई भी दो, लेकिन यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं तो हमको तीनों को ही समझना है। चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस मीन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, यहाँ पे ये एक वर्ड आया है पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। तो पूरे दुनिया में जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या मीन है, क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो सांसारिक जो अधिकार है, जो संसार में जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या मतलब है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये है इसका क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो सांसारिक अधिकार है इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, या यह जो दुनिया है भरी पड़ी है मटेरियलिस्टिक थिंग्स से, यानी कि दिखावटी चीज़ों को बोलते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है। तो दिखावटी चीज़ों से भरी हुई है पूरी दुनिया, और ये दिखावटी जो चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, यही आजकल के लोगों को खुशी देती है, ब्रिंग जॉय यानी कि उनके लिए खुशी लेके आती है, उनके लिए कंफर्ट लेके आती है यानी कि आराम लेकर के आती है, और उनकी लाइफ में लग्जरी यानी कि रईसी ला के देती है, क्योंकि इन्हीं मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ही वो लोग खुश होते हैं, उन्हीं को देखकर उन्हें आराम मिलता है और अपने आप को वो रईस महसूस करने लगते हैं। तो इसी को सांसारिक अधिकार यहाँ पे बोला गया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट हैपन्स यानी कि क्या होता है उस हाउस को, उस घर को, जब उस घर के अंदर जो ट्री था, जो पेड़ है, वो मूव्स आउट ऑफ इट यानी कि उस घर से वो ट्री जो है वो बाहर निकलता है, तो उस घर को क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये है इसका आंसर, चलिए समझते हैं इसको। तो जब वो ट्री, जो पेड़ है, वो बाहर निकलता है उस घर से, तो उस समय उस घर के अंदर कांच की खिड़कियां होती है, ठीक है। तो जो ग्लास है, जो कांच है, वो टूट जाता है, गेट्स ब्रोकन यानी कि टूट जाता है, और जो विंड्स है यानी कि जो तेज हवाएं हैं वो रश करती है यानी कि घर के अंदर घुस जाती है, ताकि वो जो तेज हवाएं हैं वो मिल सके उस ट्री के साथ, उस पेड़ के साथ। तो उस समय जो पोएट है, जो कवि है, वो ये फील करते हैं, वो ये अनुभव करने लगते हैं कि
जो उस पेड़ की पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं या फिर जो लाइकेन्स यानी कि जो जहाँ फिसलन हो जाती है तो जो वहाँ पे काई जम जाती है उसको बोलते हैं लाइकेन। तो उनकी जो स्मेल है, जो उनकी खुशबू है, जो महक है, वो स्टिल यानी कि अभी भी रीच कर रही है, पहुंच रही है उस घर के कमरों में। तो समरी वाइज में समझाऊं तो बेसिकली जब वो पेड़ उस घर के बाहर निकलता है तो जो कांच होता है, ठीक है, वो टूट जाता है और जो तेज हवा है घर के बाहर की वो घर के अंदर आती है उस पेड़ से मिलने के लिए। और उसके बावजूद जो लाइकन और उस लीव्स की जो खुशबू है, जो महक है, वो उस घर के कमरों के अंदर तक पहुंच जाती है जब वो पेड़ घर के बाहर निकलता है तो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो एक पोएम है उस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का एक धूल या बर्फ का ढेर बोल सकते हो। तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो ये जो पोएम है इसमें जो क्रो है यानी जो कौवा है और जो हेमलॉक है, हेमलॉक क्या एक ट्री का नाम है, ये व्हाट यानी क्या रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि बताते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि पोएम डस्ट ऑफ स्नो के अंदर कौवा और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो देखिए ये है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है बेसिकली कि कौवा और जो ये पेड़ है हेमलॉक ट्री ये क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं। तो इसका आंसर बहुत छोटा सा लिखेंगे कि ये जो कौवा है, जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है ये रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं सौरों को, सौरों यानी कि दुख को, एंड डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन को बताते हैं, वो उदासीपने को बताते हैं जो कि फील कर रहा है पोएट, कवि, वो भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यानी कि दिखावटी दुनिया में जिस दुख और उदासीपन को वो कवि, पोएट महसूस कर पा रहा है, उसी को ये कौवा और हेमलॉक ट्री आपको बताना चाह रहे हैं। तो आपको सिर्फ आंसर यहीं तक इतना ही लिखना होगा, ये आगे आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। यहाँ पे भी वही सेम है कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर लिखना है 30 वर्ड्स में, लगभग कोई भी दो करना है, पर हम यहाँ पे इन तीनों को ही समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोला गया है वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है वाई यानी कि क्यों जो भोली के फादर है, ठीक है, भोली के जो पिता है वो क्यों भोली को लेकर के, अबाउट यानी कि भोली के बारे में, वरीड यानी कि चिंता करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो क्यों भोली के फादर भोली को लेकर के परेशान होते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। जो भोली के फादर होते हैं यानी कि जो भोली के पिता थे, वॉज यानी कि थे, वो वरीड थे, बहुत परेशान थे, चिंता करते थे उनके बेटी के बारे में यानी कि भोली के बारे में। बिकॉज क्योंकि भोली के फादर के 7 चिल्ड्रन थे, 7 बच्चे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ भोली एक ऐसी थी जो कि ना ही अच्छी दिखती थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। तो ना तो वो अच्छी दिखती थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, दिमागदार थी। तो उनको ये चिंता थी कि कोई भी भोली के साथ जो है वो शादी नहीं करेगा, नोबडी यानी कोई भी नहीं शादी करेगा, मैरी करेगा उस भोली के साथ। तो ये थी चिंता जो कि भोली के फादर के माइंड में थी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वाई वॉज ग्रिफिन्स वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है वाई यानी कि क्यों जो ग्रिफिन था वो वॉन्डरिंग कर रहा था यानी कि इधर उधर भटक रहा था उस गली के अंदर, स्ट्रीट के अंदर। तो जो ग्रिफिन है वो इधर उधर उस गली के अंदर क्यों भटक रहा था, घूम रहा था। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये क्वेश्चन, चलिए समझते हैं इसके आंसर को। जो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस मैन था। लॉलेस यानी कि जो कि कानून को नहीं मानता था या किसी भी नियम को नहीं मानता था, ठीक है। तो लॉ यानी कि नियम या कानून और लेस यानी कि नहीं मानने वाला। तो ग्रिफिन एक किसी भी नियम को मानने वाला इंसान नहीं था। ही इज अ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यानी क्या होता है, उसका मकान का जो मालिक होता है उसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो किराए से रहता था। तो उस किराए के घर का एक मालिक था जिसको हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड। तो उसका जो मालिक था वो डिसलाइक्ड हिम, उसे नापसंद करता था। तो डिसलाइक यानी होता है पसंद ना करना, और वो चाहता था, क्या चाहता था, गेट रिड ऑफ यानी कि उससे छुटकारा पाना। तो मकान का जो मालिक था वो ग्रिफिन से छुटकारा पाना चाहता था। तो अब ग्रिफिन को आता है गुस्सा और वो रिवेंज लेने के लिए यानी कि बदला लेने के लिए क्या करता है, उसके घर को
आग लगा देता है, सेट फायर यानी कि आग लगा देना। तो उसके घर को वो आग लगा देता है, लेकिन आग लगाने के कारण वो खुद भी होमलेस हो जाता है, यानी कि उसका घर जो है वो चले जाता है। तो अब क्या करता है वो अपने कपड़ों को, क्लॉथ्स यानी अपने कपड़े जो है वो रिमूव कर देता है, यानी कि उतार देता है। तो वो अपने कपड़े उतार देता है सो दैट, ताकि वो अब इनविजिबल हो जाए, यानी कि अदृश्य हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, ग्रिफिन जो है वो एक साइंटिस्ट था, उसने एक दवाई बनाया था जिसको पीने के बाद वो अदृश्य हो जाता था, लेकिन उसके लिए उसको कपड़े उतारना पड़ता था। तो यही है कि वो अपने कपड़े उतारता है ताकि वो वापस से इनविजिबल हो जाए, अदृश्य हो जाए, गायब हो जाए। तो इसी कारण से, यही कारण था कि वो वॉन्डरिंग करने लगता है, घूमने लगता है, भटकने लगता है उस गली में। क्यों? क्योंकि उसके पास अब घर नहीं था, होम नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, और ना ही उसके पास मनी यानी कि पैसे थे। तो उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो उस गली में भटकने लगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि वाई यानी कि क्यों 20th सेंचुरी यानी कि जो 20वीं सदी थी उसको एरा ऑफ द बुक्स यानी कि किताबों का युग बोला जाता था। ठीक है, 20वीं शताब्दी को या 20वीं सदी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये इसका क्वेश्चन, चलिए इसके आंसर को समझते हैं। तो जो 20th सेंचुरी थी यानी कि जो 20वीं सदी थी उसको बोला जाता था एरा ऑफ द बुक्स यानी कि किताबों का युग, क्योंकि एज यानी कि जैसे कि, या क्योंकि उन दिनों में वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी, किताबें थी, अबाउट एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ के बारे में, अबाउट यानी कि बारे में, एवरीथिंग यानी कि हर चीज़। तो उस समय पे हर चीज़ के बारे में किताबें थी, आंट ईटर से लेकर के जुलूस तक के। ठीक है, यानी कि आंट ईटर्स यानी कि जो आंट्स को, चींटियों को खाते हैं, तो चींटियों को खाने वाले जानवरों से लेकर के जुलूस यानी क्या होता है, जो साउथ अफ्रीका के जो जंगलों में रहते थे, कबीले जिसको हम बोलते थे, उनको जुलूस बोलते थे। तो उन जुलूस के बारे में यानी कि अफ्रीका के कबीलों के बारे में भी किताबें थी। और ये जो बुक्स थी, जो किताबें थी, ये टॉट करती थी, सिखाती थी लोगों को कि कैसे और कहाँ पर और कब और क्यों कोई चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल जाता किताबों से कि कब चीज़ कब, कैसे, कहाँ और क्यों करनी चाहिए। और इसके अलावा ये जो किताबें थी वो लोगों को इलुस्ट्रेट करती थी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें वर्णन करती थी, एक्सप्लेन करती थी, समझाती थी, एजुकेट करती थी यानी कि शिक्षित करती थी, नॉलेज देती थी। उसके अलावा वो उन्हें पंक्चुएट करती थी, यानी कि कहाँ उन्हें रोकना है, कहाँ पे रुकना है, कितना समय रुकना है, ये सिखाती थी। और यहाँ तक के डेकोरेट करना, कि कोई चीज़ अगर हमको डेकोरेट करना है, सजना संवरना है, ठीक है, तो वो भी सिखाती थी ये किताबें। तो क्योंकि उस समय पे हर चीज़ किताबों से सीखी जाती थी, किताबें लोग पढ़ करके बहुत कुछ नॉलेज लेते थे, इसलिए उस 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक्स यानी कि किताबों का युग कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिए हैं, इनका आपको आंसर लिखना है लगभग 75 वर्ड्स में, कोई एक करना है। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है, हम दोनों को समझेंगे वन बाय वन। तो इसमें पहले क्वेश्चन में बोला गया है, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, जो एनी नाम की लड़की है वो सेज यानी कि बोलती है कि जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उनके बारे में हम आगे वो क्या करने वाले हैं हम बता नहीं सकते, उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि उनके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या करने वाले हैं और वो कैसे हैं। आगे बोला गया है, जो उनके एक टीचर थे मिस्टर कीजिंग, क्या वो अनप्रेडिक्टेबल है? क्या उनके बारे में भी हम कोई अंदाजा लगा नहीं सकते कि वो कैसे हैं? तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये है क्वेश्चन, चलिए इसके आंसर को समझते हैं। जो एनी है वो फेल करती है, महसूस करती है कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, अंदाजा भी नहीं लगाया सकता कि वो कैसे हैं। इस टाइप के वो क्रिएचर है, प्राणी है इस अर्थ के ऊपर, इस अर्थ में रहने वाले ऐसे प्राणी है जिनके बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। शी आल्सो फेल्ट, वो यह भी महसूस करती है कि उसकी क्लास के जो हाफ यानी कि आधे बच्चे हैं वो डम है, यानी कि पढ़ने में बिल्कुल बुद्धू हैं, बहुत कमज़ोर हैं, और उन्हें नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में प्रमोट नहीं करना चाहिए, आगे क्लास में नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गधे हैं। सो आंसर विल बी यस। हाँ, मिस्टर कीजिंग जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल मैन है जिनके बारे में अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि
जो मिस्टर कीजिंग है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं एनी के साथ, क्योंकि एनी जो है एक टॉकेटिव गर्ल है, बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की है, बहुत ज़्यादा बातें करती है मिस्टर कीजिंग के क्लास के दौरान। तो इसी कारण से मिस्टर कीजिंग एनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और एनी को एज अ पनिशमेंट यानी कि सज़ा देने के लिए वो उन्हें एक्स्ट्रा यानी कि जो नॉर्मल बच्चों को नहीं देते हैं उससे एक्स्ट्रा उसको असाइनमेंट देते हैं, यानी कि होमवर्क देते हैं एनी को घर से करके आने के लिए। बट लेटर, लेकिन बाद में जब उनको ये पता चलता है कि जो एनी ऐसे लिख करके आ रही है घर से वो बहुत ज़्यादा विट्टी यानी कि बहुत ही हंसी, अम्यूजिंग यानी कि बहुत होता है इंटरेस्टिंग, जिसमें हमको पढ़ करके बहुत हंसी आए, इंटरटेनमेंट हो जाए, तो विट्टी एंड अम्यूजिंग यानी कि जिसको पढ़ने पे हमको बहुत ज़्यादा हंसी आए, मज़ा आए, तो उस टाइप से वो ऐसे लिख के आती थी। तो इसलिए बाद में मिस्टर कीजिंग ने एनी के टॉकेटिव नेचर को यानी कि बातूनी व्यवहार को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, वो बात करती तो करने दो। हालांकि उस चीज़ को उन्होंने ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे अपनाए थे। तो जो ये ऐसे थे वो विट्टी और अम्यूजिंग होने की वजह से ये उन्हें बदलाव आया था मिस्टर कीजिंग के अंदर। फिर जो मिस्टर कीजिंग थे वो एनी के ऐसे का जो कंटेंट था, जो मटेरियल था, वो रीड करते थे, पढ़ते थे, और उसको पढ़ने के बाद वो क्लास में जोक्स यानी कि मज़ेदार बातें करते थे, हंसी वाली बातें करना शुरू कर दिए थे। बेसिकली मिस्टर कीजिंग जो है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे अर्लियर, यानी कि बहुत पहले वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत टाइट टीचर थे, गुस्से वाले टीचर थे, जो कि बाद में बदल गए थे। तो ये जो बदलाव आया था, जो चेंज आया था उनके इस नेचर में, ये दिखाता है, ये बताता है कि मिस्टर कीजिंग जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि वो आगे कुछ पलों बाद क्या करने वाले हैं, जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, उसी को बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल। तो इस तरीके से हाँ, मिस्टर कीजिंग जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल इंसान थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो कोडावू है एक प्लेस का नाम है, वहाँ के जो लोग थे उन लोगों के जो डिसेंट थे, डिसेंट यानी कि जो वंशज थे। देखिए दो चीज़ें होती है, अगर दादा परदादा अगर पुराने लोगों की बात करते तो उनको बोलते हैं हम एंसेस्टर, लेकिन अगर जो बाद में आने वाले जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं वंशज यानी कि डिसेंडेंट्स। तो कोडावू एक प्लेस का नाम है, वहाँ के जो लोग थे उनके जो वंश थे, जो आने वाले बच्चे थे, जो बाद में बच्चे हुए थे उनके बारे में अबाउट यानी कि उनके बारे में वॉट यानी कि क्या एक स्टोरी है, क्या कहानी है जो बहुत फेमस है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। जो कोडावू के जो लोग हैं पॉसिबली यानी कि ऐसे संभावना बताई जाती है कि और ऐसा बोला जाता है कि जो कोडावू लोग हैं वो ग्रीक देश के या अरब देश के ही वंशज हैं, यानी कि जो ग्रीक या अरब देश में रहने वाले लोग हैं ये उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के वंशज हैं। क्योंकि एज पर वन स्टोरी, एक स्टोरी के हिसाब से जो अलेक्जेंडर राजा थे उनकी जो आर्मी थी, उनकी आर्मी का एक हिस्सा वो रिटर्न नहीं हो पाए थे, वापस नहीं जा पाए थे अपने होमलैंड यानी कि अपने मातृभूमि पे जहाँ से वो आए थे वहाँ वापस नहीं जा पाए थे। सो इसलिए वो लोग यहीं कोडावू में ही सेटल हो गए थे, यहीं पे रहने लग गए थे। और यहाँ पे जो कोडावू लोग हैं, ठीक है, कोडावूज बोला गया, कोडावू के अंदर रहने वाले लोगों को कोडावूज बोलते हैं। तो कोडावूज लोग जो है एक लॉन्ग ड्रेस पहनते थे, लंबी ड्रेस पहनते थे, जिसको कुपिया बोला गया है। तो इसी कुपिया ड्रेस को देख करके यहीं से एक सपोर्ट मिलता है किस बात का, कि अरब ओरिजिन की थ्योरी का, यानी कि जो अरब ओरिजिन का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसको सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि सिंस यानी क्योंकि जो अरब के जो लोग हैं या फिर जो कर्ड्स, ये दो देश के नाम है अरब एंड कर्ड्स, इन दो देशों के जो लोग हैं वो वॉर्न यानी कि पहनते हैं कुफिया नाम की ड्रेस, जो कि बिल्कुल रिसेंबल से सेम है कुपिया से। यानी कि जो कोडावूस पहनते हैं ये वही ड्रेस है जो अरब के और कर्ड के लोग पहनते हैं, जो कि बिल्कुल रिसेंबल्स है, एकदम सेम दिखाई देती है। तो इसीलिए इट इज सेड, ऐसा बोला जाता है कि जो कोडावूज होते हैं, जो कोडावूज हैं यानी कि जो कोडावू के अंदर रहते हैं उनको कोडावूज बोलते हैं। तो वो जो कोडावूज है वो डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं, बच्चे हैं किसके? अरब देश के रहने वाले लोगों के। तो यही कारण है कि बोला जाता है कि जो कोडावूज पीपल है वो डिसेंडेंट है, वंशज हैं अरब देश के या फिर ग्रीक देश के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन। तो सेम वही बोला गया है कि नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको आंसर लिख के बताना है। लगभग 75 वर्ड्स में कोई एक करना है, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए, हमको वन बाय वन दोनों को समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर, व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू, व्हाई वुड शी वांट टू डू सो। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो एक यंग
यानी कि जवान, वोमेन यानी कि औरत थी, उसके जो बाल थे, हेयर थे, उसका कलर क्या था, ठीक है, यंग वुमेन के बालों का कलर क्या था, और वो क्या कहती है कि वो चेंज करना चाहती है उन बालों को, यानी कि उन बालों को वो क्या चेंज करना चाहती है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है एंड वाई, क्यों वो चेंज करना चाहती है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं इसको आंसर से। तो जो यंग वुमेन होती है उनके बालों का जो कलर है वो हनी कलर्ड येलो, यानी कि हनी के जैसे, शहद के जैसे ही येलो कलर होता है, ठीक है, तो शहद के जैसे पीला कलर होता है उसके बालों का। शी सेज, वो बोलती है कि शी कैन चेंज, वो इन बालों का कलर चेंज कर सकती है। कौन से कलर में? इनटू द ब्राउन, ब्राउन कलर में चेंज कर सकती है, या फिर ब्लैक कलर में चेंज कर सकती है, या फिर कैरेट, कैरेट यानी क्या होता है, जैसे गाजर का कलर होता है ना, उस गाजरी कलर के जैसे वो इन बालों का कलर चेंज कर सकती है। और उसके लिए वो क्या यूज करेगी? हेयर डाई यानी कि रंग, ठीक है, कलर कर देगी उसको। अब वो क्यों करना चाहती है चेंज, तो बताया गया है शी वॉन्ट्स, वो चाहती है चेंज करना अपने हेयर्स के कलर को, क्योंकि बिकॉज वो नहीं चाहती है कि जो उसका लवर है, जो उसका प्रेमी है, जो उसे प्यार करता है, वो उसे प्यार करे सिर्फ और सिर्फ उनके बालों के कलर के वजह से। वो चाहती है एक ट्रू लवर यानी कि एक अच्छा प्रेमी, जो सच्चा प्रेमी हो, उससे सच में प्यार करे, जो कि उसके इनर ब्यूटी, अंदर की सुंदरता को पसंद करे, ना कि उसके बालों की वजह से उसे प्यार करे। तो वही ये इनर ब्यूटी यानी कि वास्तविक सुंदरता, तो उसकी वास्तविक सुंदरता की वजह से कोई भी उसका प्रेमी बने, उसे प्यार करे, ना कि उसके दिखावटी बालों की वजह से। तो यही कारण है कि वो अपने हेयर्स का, बालों का कलर चेंज करना चाहती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है वाई डज द पोएट कंपेयर फॉग लाइक अ कैट। तो वाई यानी कि क्यों जो पोएट है, जो कवि है, वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं एक फॉग की। फॉग यानी क्या होता है? कोहरा। ठंडी में चारों तरफ जो है एक धुआं फैला हुआ दिखता है, जिसको हम फॉग बोलते हैं। तो जो पोएट है, कवि, वो क्यों इस फॉग को तुलना करते हैं एक कैट से, एक बिल्ली से। तो बिल्ली और फॉग की तुलना क्यों करते हैं, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जो पोएट है, जो कवि है, वो इस फॉग को एक बिल्ली के तरह समझते हैं, क्योंकि एज यानी कि क्योंकि जो फॉग है, जो एक कोहरा है, वो कम्स यानी कि आता है, स्टिल्थली यानी कि एकदम चुपचाप से, चोरी से, जैसे कि एक बिल्ली आती है। तो ये जो फॉग है एकदम चुपचाप से आता है, और ये लुक्स यानी कि दिखाई देता है ऑल ओवर, हर जगह दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बिल्ली है, एक बिल्ली जब कहीं आती है तो वो हर जगह हमको दिखाई पड़ती है। तो वैसे ये जो फॉग है वो हमको चारों तरफ एक जैसा दिखता है, लेकिन लेटर यानी कि बाद में इट मूव्स यानी कि चले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि बिल्ली जो है समवेयर एल्स यानी कहीं और पर, वहां बिल्कुल जाकर के चुपचाप से सेटल कर जाती है, बैठ जाती है एक जगह पे जाकर के। तो जैसे बिल्ली कहीं से एकदम से चले जाती है चुपचाप से, वैसे ही ये फॉग भी जो है एकदम से चुपचाप से वहां से चले जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये प्रूव करती है, साबित करती है कि जो फॉग है, ठीक है, कि जो फॉग का जो कंपेरिजन किया जा रहा है, जो तुलना की जा रही है एक बिल्ली से, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, सही है। क्योंकि जैसे बिल्ली एकदम से चुपचाप से आती है, ठीक वैसे ही फॉग भी आता है। जैसे बिल्ली चुपचाप से चले जाती है, वैसे ही ये फॉग भी चुपचाप से चले जाता है। इसलिए इनका जो कंपेरिजन किया गया है, जो तुलना की गई है, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन। तो इस क्वेश्चन का मतलब भी सेम है कि क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, इनके आपको आंसर लिखने हैं लगभग 75 वर्ड्स में किसी एक क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए, हम दोनों को समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको समझते हैं। द कोर्स ऑफ लॉयसिल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो लॉयसिल होता है, उस लॉयसिल के जीवन की जो दशा है, जो कंडीशन है, ठीक है, कोर्स यानी कि उसकी जो दिशा है, उसकी जो डायरेक्शन है, जो उसकी कंडीशन है, जो सिचुएशन है लॉयसिल के लाइफ की, वो चेंज हो जाती है। किसके वजह से? एक नेकलेस की वजह से। एक गले के हार जो होता है ना, उसको नेकलेस बोला जाता है। तो एक नेकलेस के वजह से लॉयसिल के लाइफ में जो उसकी कंडीशन, जो डायरेक्शन, जो दिशा, जो दशा, जो सिचुएशन होती है, वो चेंज हो जाती है। इसके बारे में आपको यहाँ पे कमेंट करना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो आंसर है, चलिए इसको समझते हैं। इट्स अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है, ये एक सच है कि जो लॉयसिल्स की जो लाइफ होती है, जो उसके जीवन की जो दशा होती है, जो कोर्स होता है, वो चेंज हो जाता है एक नेकलेस के वजह से। क्योंकि एज यानी कि क्योंकि
जो लॉयसेल होता है वो 10 साल ले लेता है उस एक नेकलेस के लिए जो पैसे हैं उसको वापस करने के लिए, क्योंकि नेकलेस लेने के लिए वो कर्जा उठाता है। उस कर्जे को चुकाने के लिए उसको 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोरो किए थे, कर्जा लिए थे, उधार लिए थे। कर्जे के द्वारा ही उन्होंने खरीदे थे एक नया नेकलेस, और इसके लिए उनको एक छोटे से घर में मूव करना पड़ा था, यानी कि जाना पड़ा था, जहाँ पे कोई भी मेड नहीं थी, यानी कि नौकरानी नहीं थी, घर में कोई हेल्प कराने के लिए बाई नहीं थी। तो वहीं पे उनको मटिल्डा एक इंसान का नाम है, उन्हीं को वहाँ पे कुक करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, क्लीन यानी कि साफ सफाई करना पड़ता था, सीव यानी कि सिलाई करनी पड़ती थी। तो इसलिए जब भी वो सामान खरीदने जाते थे तो ग्रोसर से यानी कि दुकानदार से, या फिर बच्चर यानी कि जहाँ से वो मांस खरीदते थे उसके ओनर को बोलते हैं बच्चर, तो ग्रोसर या बच्चर के साथ वो बार्गेन यानी कि मोल भाव करते थे, उनका जो प्राइस है कम कराने की कोशिश करते थे, ताकि वो कुछ पैसे जो है वो सेव कर पाएँ, बचा पाएँ। इसके साथ ही जो उनका हस्बैंड था, ठीक है, उनके जो पति थे, उनको भी वर्क करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, बहुत लेट नाइट तक, बहुत देर रात तक वो काम करते थे, ताकि वो उस डेप्ट को यानी कि कर्ज को पे ऑफ कर पाएँ, चुका पाएँ। तो ये कंडीशन थी, ये सिचुएशन थी, ये कोर्स था लॉयसेल्स की लाइफ का एक नेकलेस के कारण। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है हाउ, यानी कैसे जो भोली के टीचर थे, शिक्षक थे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यानी कि एक अहम भूमिका निभाते हैं उसकी लाइफ की जो डायरेक्शन थी, जो दिशा थी, जो कंडीशन थी, उसको चेंज करने के लिए। यानी कि ये बोल सकते हैं भोली के टीचर ने कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उसकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जो भोली की टीचर थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके लाइफ की सिचुएशन को, कंडीशन को चेंज करने के लिए। तो जो भोली की टीचर थी वो पोलाइट थी, यानी कि विनम्र थी, बहुत ही प्यार से बात करती थी, काइंड थी यानी बहुत दयालु थी क्योंकि उसको भोली के ऊपर दया आती थी। उसके साथ ही वो फ्रेंडली थी क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली नेचर था उसका, बहुत अच्छे से बात करती थी वो भोली के साथ, जिसके वजह से भोली का जो हार्ट है उसके इस बिहेवियर से टच हो जाता है, यानी कि उसके दिल को छू जाता है ये बिहेवियर। ये जो टीचर थी भोली की वो बहुत अफेक्शनेट थी, यानी कि वो बहुत ही प्यार करती थी, स्नेह से, बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से उससे बिहेव करती थी। यानी कि भोली के टीचर का भोली के तरफ टूवर्ड्स हर, यानी कि भोली के तरफ बहुत ही प्यार था, और वो हमेशा भोली को इनकरेज करती थी, उत्साह दिलाती थी कि वो स्पीक करे, बात करे। क्योंकि एट होम यानी कि घर पर कभी भी भोली जो है एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा निगलेक्ट की जाती थी, यानी कि नज़रअंदाज करते थे सब उसको। और ये जो छोटी सी लड़की थी, लिटिल गर्ल, उसके फेस पे पॉक मार्क्स यानी कि मुहासे भी थे, और भोली को नीड थी किसी एक ऐसे इंसान की जो उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके। और यही कारण है कि जो उसकी टीचर थी वो उस पर ध्यान देती है, उसको समझने की कोशिश करती है, और यही टीचर है जो उसको ट्रांसफॉर्म करती है, यानी कि बदल देती है एक ऐसी लड़की में जो कि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाती है, उसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी आत्मविश्वास की वजह से बाद में वो रीड कर पाती है, यानी कि पढ़ पाती है, लिख पाती है, और बहुत ही क्लियर कट यानी बहुत साफ सुथरा वो बोल पाती है। तो यही कारण है कि एक टीचर के आने से उसकी लाइफ में, ठीक है, तो जो भोली की टीचर थी जब उसके लाइफ में आई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी हर चीज़ को बदलने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारे चैनल पे इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।